इक्विटी इन्वेस्टिंग में स्मॉल कैप स्टॉक्स को वेल्थ क्रिएशन का इंजन माना जाता है और इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी है। एनएसई इंडाइसेस के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स ने पिछले 5 सालों में लगभग 15% कैगर का रिटर्न दिया है। यानी अगर किसी इन्वेस्टर ने सिर्फ इंडेक्स को ही पेशेंटली होल्ड किया होता तो उसका पैसा हर 5 से 6 साल में रफली डबल हो सकता था। लेकिन ये रिटर्न्स बिना रिस्क के नहीं मिलते। स्मॉल कैप कंपनीज में वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल जितना बड़ा होता है, वोलेटिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। इसीलिए सिर्फ किसी अच्छी स्टोरी पर या किसी पॉपुलर स्टॉक के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी नहीं होता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस स्टॉक सिलेक्शन के प्रोसेस की होती है। इसी थॉट प्रोसेस के साथ मैंने निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स के स्मॉल कैप कंपनीज को एनालाइज किया। इनमें काफ़ी अच्छी कंपनीज थी, लेकिन सिर्फ 3 मुझे ऐसी लगी जो मेरे इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के लगभग हर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर पर कंसिस्टेंटली स्टैंड आउट करती हुई नजर आई। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका। आई एम अ स्टॉक मार्केट मेंटर, अ फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर इन इंडियन मार्केट्स। जो भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो काफ़ी डीप एनालिसिस के बाद प्रिपेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरी फंडामेंटल इंसाइट्स अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स का नाम जानने से पहले ये समझते हैं कि ये फाइनल शॉर्टलिस्ट बनी कैसे। इसके लिए मैंने एक सिंपल लेकिन डिसिप्लिन 5 पॉइंट इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क यूज़ किया है। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ सिर्फ फास्ट ग्रोइंग कंपनीज को आइडेंटिफाई करना नहीं था, बल्कि ऐसे बिजनेसेस शॉर्टलिस्ट करना था जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, हाई बिजनेस क्वालिटी, हेल्दी फाइनेंशियल्स और लॉन्ग टर्म रनवे और अट्रैक्टिव एंट्री कंफर्ट का कॉम्बिनेशन ऑफर करते हैं। एक बार जल्दी से देखते हैं कि इस फ्रेमवर्क में मैंने कौन कौन से 5 पैरामीटर्स यूज़ किए। पहला पैरामीटर जो मैंने यहाँ यूज़ किया है वो है ग्रोथ। यहाँ मैंने देखा है कि कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट पिछले कई सालों से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है या नहीं, क्योंकि सस्टेनेबल अर्निंग्स ग्रोथ ही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की फाउंडेशन होता है। दूसरा पैरामीटर जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो है बिजनेस क्वालिटी। इसमें बिजनेस मॉडल, कंपटीशन और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को मैंने इवेल्युएट किया है। और तीसरा पैरामीटर है फिनेंशियल स्ट्रेंथ। यहाँ मैंने बैलेंस शीट, डेट, ऑपरेटिंग कैश फ्लो और प्रमोटर कॉन्फिडेंस जैसे फैक्टर्स को एनालाइज किया है। चौथा पैरामीटर जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो है ग्रोथ रनवे। यानी कि सिर्फ आज की परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि ये समझने की मैंने यहाँ कोशिश की है कि कंपनी अगले 5 से 10 सालों तक ग्रो करने के लिए क्या उसके पास इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी है, और अगर है तो वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। और पांचवा पैरामीटर जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो है एंट्री कंफर्ट, क्योंकि एक क्वालिटी कंपनी भी तभी अच्छा इन्वेस्टमेंट बनती है जब उसका वैल्यूएशन और चार्ट स्ट्रक्चर इन्वेस्टर को फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड प्रोवाइड करे। इन्हीं 5 पैरामीटर्स को अप्लाई करने के बाद मेरी फाइनल शॉर्टलिस्ट में सिर्फ 3 कंपनीज बची। तो चलिए चलते हैं अपनी फर्स्ट कंपनी की तरफ जो इंडिया के स्मार्ट मीटरिंग रिवॉल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियरी बन सकती है। और फर्स्ट कंपनी का नाम है जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। जीनस पावर स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स और एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और कंप्लीट स्मार्ट मीटरिंग इकोसिस्टम का हिस्सा है। इन स्मार्ट मीटर्स की वजह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज रिमोटली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मॉनिटर कर सकती हैं, बिलिंग लॉसेस कम होते हैं, पावर थ्रेट कंट्रोल होता है और ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिजनेस की ग्रोथ सिर्फ प्राइवेट डिमांड पर डिपेंड नहीं करती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंडर देश भर में करोड़ों कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स को स्मार्ट मीटर्स से रिप्लेस करने का टारगेट है। यानी कंपनी एक ऐसे स्ट्रक्चरल थीम का हिस्सा है जिसका ग्रोथ रनवे अभी काफ़ी लंबा नजर आता है। इसी वजह से मेरे फ्रेमवर्क के बिजनेस क्वालिटी और ग्रोथ रनवे वाले पैरामीटर्स पर जीनस पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्कोर करती है। लेकिन किसी भी स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी का असली टेस्ट उसके फिनेंशियल नंबर्स होते हैं, और एग्जीक्यूशन के मामले में भी ये कंपनी ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाई है। FY 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 744 करोड़ था। ये FY 2023 में 822 करोड़, FY 2024 में 1274 करोड़, FY 2025 में 2525 करोड़ और लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में 4751 करोड़ तक पहुंच गया है।
रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी शार्पली इम्प्रूव हुई है। नेट प्रॉफिट FY 2022 के 58 करोड़ से बढ़कर FY 2024 में 94 करोड़, FY 2025 में 295 करोड़ और लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में 564 करोड़ रहा है। यानी कंपनी सिर्फ ऑर्डर्स अनाउंस नहीं कर रही बल्कि उन्हें एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में कन्वर्ट भी कर रही है। मेरे हिसाब से किसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड बिजनेस में एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी ही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की। रैपिड ग्रोथ के बावजूद कंपनी का लेवरेज कंफर्टेबल नजर आता है। अगर हम कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो पर नजर डालें तो ये सिर्फ 0.14 है, जो बैलेंस शीट को हेल्दी बनाता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी पॉजिटिव रहा है और बिजनेस एक्सपेंशन के बावजूद कंपनी ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन किया है। प्रमोटर होल्डिंग लगभग 39.3% है और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स पर कोई प्लेज नहीं रखा है, जो एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा सकता है। इसके अलावा कंपनी का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक आने वाले कुछ सालों की रेवेन्यू विजिबिलिटी को भी सपोर्ट करता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर है। चलिए अब आता है हमारा आखिरी फिल्टर, जो है एंट्री कंफर्ट, क्योंकि चार्ट और वैल्यूएशन को नज़रअंदाज करके कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन अधूरा होता है। इस वक्त यानी 22 जुलाई 2026 तक जीनस पावर का शेयर 312 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका 52 वीक हाई 418 रहा है। यानी स्टॉक अपने हाई से लगभग 25% करेक्ट हो चुका है। स्टॉक ने पिछले कई महीनों में हेल्दी कंसोलिडेशन दिखाया है और चार्ट पर एक अच्छा बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर कंपनी इसी तरह ऑर्डर एग्जीक्यूशन और अर्निंग्स ग्रोथ कंटिन्यू करती है तो करंट लेवल्स पहले के कंपैरिजन में बेटर रिस्क रिवॉर्ड ऑफर कर सकते हैं। हाँ, स्मार्ट मीटरिंग थीम लॉन्ग टर्म है, लेकिन वोलेटिलिटी को देखते हुए यहाँ पर हमें स्टैगर्ड बाइंग अप्रोच रखनी चाहिए। अब अगर मेरे डिस्कस्ड फ्रेमवर्क के हिसाब से देखा जाए तो बिजनेस क्वालिटी, ग्रोथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ग्रोथ रनवे और एंट्री कंफर्ट, लगभग हर इंपॉर्टेंट पैरामीटर पर जीनस पावर स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करती है। इसी वजह से ये कंपनी मेरी फाइनल शॉर्टलिस्ट की पहली हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटी है। अब चलिए चलते हैं अपनी दूसरी कंपनी की तरफ, जो इंडिया की AI ड्रिवन डिजिटल एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम का एक यूनिक प्ले है और कंपनी का नाम है एफल 3i। इस कंपनी के बारे में एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन मैं यहाँ देना चाहती हूँ। ये कंपनी अभी स्मॉल कैप टू लोअर मिड कैप सेगमेंट में आती है और ये AI ड्रिवन डिजिटल एडवर्टाइजिंग और कंज्यूमर इंटेलिजेंट बिजनेस पर एक लॉन्ग टर्म प्ले है। चलिए समझते हैं कि एफल एग्जैक्टली करती क्या है। ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और कंज्यूमर डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करके एडवर्टाइजर्स को उन यूजर्स तक पहुंचाने में हेल्प करती है जिनके पेइंग कस्टमर्स बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। दूसरे शब्दों में कंपनी का फोकस सिर्फ एड्स दिखाने पर नहीं है, बल्कि एक्चुअल कन्वर्जन्स जनरेट करने पर होता है। इसी परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल की वजह से एफल ने कई ग्लोबल ब्रांड्स और ऐप डेवलपर्स के साथ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाई है। डिजिटल इकोनॉमी की रैपिड ग्रोथ भी कंपनी के फेवर में काम कर रही है। स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, ई कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से एडवर्टाइजिंग बजट्स ट्रेडिशनल मीडिया से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। AI की वजह से कैंपेन्स और भी टारगेटेड और एफिशिएंट बन रहे हैं। इसी वजह से मेरे फ्रेमवर्क के बिजनेस क्वालिटी और ग्रोथ रनवे वाले पैरामीटर्स पर एफल स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी का असली टेस्ट उसके फाइनेंशियल एग्जीक्यूशन में होता है और एफल ने यहाँ भी कंसिस्टेंसी दिखाई है। स्कैनिक्स में आप कंपनी के नंबर क्लियरली देख सकते हैं। FY 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 1153 करोड़ था, जो बढ़कर लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में 2709 करोड़ तक पहुंच गया है। इसी पीरियड में नेट प्रॉफिट भी 215 करोड़ से बढ़कर 454 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। मेरे लिए ये सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन का सिग्नल है। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की। एफएल की बैलेंस शीट अगर आप देखें तो ये भी काफ़ी हेल्दी दिखाई देती है। कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रहे हैं ओवर द ईयर्स और एसेट लाइट बिजनेस मॉडल की वजह से कैपिटल एफिशिएंसी भी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है।
कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पर बनी हुई है, जो मैनेजमेंट के लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करती है। टेक्नोलॉजी बिजनेसेस में हमेशा वही कंपनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं जो एक्सेसिव बोरोइंग के बिना सस्टेनेबल ग्रोथ डिलीवर कर सके, और एफएल इस पैरामीटर पर भी स्ट्रॉन्ग लगती है। अब आता है हमारे फ्रेमवर्क का आखिरी फिल्टर, जो शायद सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है, और वो है एंट्री कंफर्ट। क्योंकि पेपर पर कितना भी अच्छा बिजनेस हो, अगर आप गलत प्राइस में उसमें एंटर करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर काउंटर में खराब हो सकता है। इस वक्त यानी 22 जुलाई 2026 तक एफएल का शेयर 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका 52 वीक हाई 2180 रहा है। यानी स्टॉक अपने हाई से लगभग 31% करेक्ट हो चुका है। पिछले कुछ महीनों में स्टॉक ने हेल्दी कंसोलिडेशन दिखाया है, स्टॉक साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है चार्ट्स में। अगर अर्निंग्स ग्रोथ इसी तरीके से कंटिन्यू रहती हैं तो करंट लेवल्स पर पहले के कंपैरिजन में बेटर रिस्क रिवॉर्ड ऑफर हो सकता है। टेक्नोलॉजी बिजनेसेस में वैल्यूएशन प्रीमियम और वोलेटिलिटी दोनों नेचुरली ज़्यादा होते हैं, इसीलिए यहाँ भी आपको स्टैगर्ड बाइंग अप्रोच ही रखनी चाहिए। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी बिजनेस क्वालिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ग्रोथ रनवे और एंट्री कंफर्ट के हिसाब से हर पैरामीटर पर खरी उतरती है। चलिए अब चलते हैं अपनी थर्ड कंपनी की तरफ, जो है शिल्चर टेक्नोलॉजीज। अगर मुझे इस कंपनी को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो मैं कहूँगी कि ये इंडिया के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी ट्रांजिशन पर एक लॉन्ग टर्म प्ले है। कंपनी पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स मैन्युफैक्चर करती है, जिनका यूज़ पावर ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस और डेटा सेंटर्स में होता है। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड लगातार बढ़ रही है, और उस डिमांड को सपोर्ट करने के लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी भी रैपिडली एक्सपैंड हो रही है, और उस एक्सपेंशन के लिए ट्रांसफॉर्मर्स एक क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं। मतलब कंपनी ऐसे सेक्टर में काम कर रही है जहां डिमांड की विजिबिलिटी है सिर्फ अगले 1-2 साल तक नहीं, बल्कि काफ़ी लॉन्ग टर्म डिमांड की विजिबिलिटी नज़र आती है। इसी वजह से मेरे फ्रेमवर्क के बिजनेस क्वालिटी और ग्रोथ रनवे वाले फिल्टर्स पर यह कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है। लेकिन सिर्फ इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लिया जा सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि क्या कंपनी उस अपॉर्चुनिटी को फिनेंशियल परफॉर्मेंस में कन्वर्ट भी कर रही है, और यही सिल्चर का एग्जीक्यूशन इम्प्रेसिव नज़र आता है। स्कैनिक्स में आप कंपनी के नंबर्स क्लियरली देख सकते हैं। FY 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 184 करोड़ था। ये ओवर द ईयर्स बढ़ के 2024 में 410 करोड़ और 2025 में 640 करोड़ हो गया। लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में 678 करोड़ तक रेवेन्यू पहुंच चुका है। सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी भी इसी तरह इम्प्रूव हुई है। नेट प्रॉफिट 14 करोड़ से बढ़कर 43 करोड़, फिर 92 करोड़ और उसके बाद 147 करोड़। लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 158 करोड़ रहा है। यानी कंपनी सिर्फ सेल्स ग्रो नहीं कर रही बल्कि उस ग्रोथ को प्रॉफिट्स में भी कन्वर्ट कर रही है। मेरे लिए ये एक क्वालिटी बिजनेस की सबसे बड़ी पहचान होती है। चलिए ग्रोथ के बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की। फास्ट ग्रोइंग कंपनीज में कई बार डेट भी एग्रेसिवली बढ़ता है, लेकिन शिल्चर की बैलेंस शीट काफ़ी हेल्दी नज़र आती है। कंपनी का डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.06 है, यानी बिजनेस ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रहा है और रिजर्व्स भी लगातार इम्प्रूव हुए। साथ ही प्रमोटर होल्डिंग 61.84% है, जो प्रमोटर्स के लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है। ओवरऑल फाइनेंशियल क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से भी कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आती है। तो चलिए अब आता है मेरा आखिरी फिल्टर, और वो है एंट्री कंफर्ट। एक अच्छा बिजनेस हमेशा अच्छा इन्वेस्टमेंट हो ये ज़रूरी नहीं होता। एंट्री प्राइस भी उस स्टॉक में उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। इस वक्त यानी 22 जुलाई तक शिल्चर टेक्नोलॉजीज का शेयर लगभग 4,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका 52 वीक हाई 5,550 के अराउंड रहा है। यानी स्टॉक अपने हाई से करीब 21% करेक्ट हो चुका है। सबसे अच्छी बात है कि ये करेक्शन पैनिक सेलिंग जैसा नहीं लगता। स्ट्रॉन्ग रैली के बाद स्टॉक ने पिछले कुछ महीनों में साइडवेज मूवमेंट दिखाई है और अब चार्ट एक हेल्दी बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है।
अक्सर क्वालिटी कंपनीज में इस तरीके के कंसोलिडेशन के बाद अगला मूव देखने को मिलता है अगर अर्निंग्स ग्रोथ कंटिन्यू रहे तो। इसीलिए मेरे हिसाब से वैल्यूएशन और चार्ट स्ट्रक्चर दोनों को देखते हुए पहले के कंपैरिजन में रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। लेकिन क्योंकि ये स्टॉक एक क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक है, इसीलिए वोलेटिलिटी यहाँ पे नेचुरली रह सकती है। अगर मेरे इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से देखा जाए तो बिजनेस क्वालिटी, ग्रोथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ग्रोथ रनवे और एंट्री कंफर्ट, लगभग हर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर पर शिल्चर टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करती है। तो ये थे मेरी करंट वॉच लिस्ट के 3 हाई क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स, शिल्चर टेक्नोलॉजीज, जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और FL3I। मैंने इन कंपनीज को सिर्फ किसी पॉपुलर थीम की वजह से सिलेक्ट नहीं किया, बल्कि एक फ्रेमवर्क के बेसिस पर इवेल्युएट किया है। बिजनेस क्वालिटी, ग्रोथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ग्रोथ रनवे और एंट्री कंफर्ट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सिर्फ अच्छी स्टोरी नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और सही एंट्री भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अच्छी कंपनी और अच्छा इन्वेस्टमेंट हमेशा एक चीज़ नहीं होते। अगर वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो या बिजनेस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से परफॉर्म ना करे तो रिटर्न्स डिसअपॉइंट भी कर सकते हैं। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन और एलोकेशन को ज़रूर इवैल्यूएट कीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम आखिरी नोट पर आते हैं। अगर आपको मेरी ये एनालिसिस ऑफ फंडामेंटल इंसाइट्स यूज़फुल लगी हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि इन तीनों कंपनीज में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग कौन सी कंपनी लगी, या फिर अगर आपके पास कोई स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक है जो इस फ्रेमवर्क को पास करता हो तो उसका नाम भी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.